अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, आज हमने एरर्स का एक क्वेश्चन करना है, एग्जांपल 33। ये एक अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें एरर्स भी ठीक करवाएंगे और उसका इफेक्ट पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर भी, और हर एरर का ग्रॉस प्रॉफिट ठीक होने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, और जो आपका नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और इसको देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना होता है। The accountant of B Enterprise prepared a statement of comprehensive income for the year ended 31st December 2013, which showed a gross profit of 1050, यानी एरर्स ठीक होने से पहले उसका ग्रॉस प्रॉफिट इतना था और उसका नेट प्रॉफिट वाज 650. The company sells good at cost plus markup of 20%. ये भी बास को बताता है। और उसका इफेक्ट अगर ये बताए तो आगे फिर इन्वेंट्रीज जो है उसका इफेक्ट आगे जाके कुछ ना कुछ कहीं पर जाना होता है, तो उस इन्वेंट्री को आपने कॉस्ट पर लेके जाना होता है। तो इसलिए वो शुरू में मार्कअप मार्जिन का कॉन्सेप्ट दे देता है आपको कि कंपनी इतने की बेचती है, ताकि आप इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट कर सके अगर कहीं पर इन्वेंट्री की कॉस्ट चाहिए हो तो। ठीक है, बाज़ का प्रॉफिट चाहिए होती हैं तो प्रॉफिट कैलकुलेट किए जा सकते हैं। हमने वैसे मार्कअप और मार्जिन का कॉन्सेप्ट भी आईटीए में डिस्कस किया होगा। नहीं तो मेरे आईटीए के लेक्चर्स मार्कअप मार्जिन के ऊपर भी पड़े हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं जी हुआ क्या। ये उसने बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी कि जीपी इतना पड़ा हुआ था, एनपी इतना हुआ, लेकिन कहता है बाद में पता चला कि ये तो जो प्रॉफिट है ये भी गलत है और ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हो गई। वो कहते हैं जी पहले अब आप इन गलतियों को ठीक भी करें और इसका इफेक्ट भी बताएं कि ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कितना इफेक्ट होगा और नेट प्रॉफिट के ऊपर कितना इफेक्ट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आप एंट्रीज किया करें। अगर एंट्रीज आती हैं तो फिर इसका इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर भी देख लेंगे और नेट प्रॉफिट के ऊपर भी देख लेंगे। तो वन बाय वन जी आइटम्स को पढ़ते जाते हैं और उनकी एंट्रीज करते जाते हैं और बाद में उसका इफेक्ट बता दूंगा। ये मैंने नीचे इसके लिए आपकी एंट्री, चूंकि हमारे पास टाइम थोड़ा था, वीडियो में लिखने में एक्सेल के ऊपर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैंने एंट्रीज आपके लिए सॉल्व की हैं। बुक में ये क्वेश्चन एंट्रीज के साथ नहीं किया हुआ, तो अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें समझ नहीं लगेंगी। तो इसलिए मैंने एंट्रीज के साथ इसे सॉल्व करके उसका इफेक्ट समझाया कि दरअसल जो वहां पर बुक में आपको चीजें नजर आ रही हैं एग्जाम्पल 33 में, वो हुई कैसी। राइट जी, तो हम देख लेते हैं जी इसे वन बाय वन। माइंड यू, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जनरल एंट्रीज नहीं है, लेकिन मैं जनरल एंट्रीज इसलिए कर रहा हूं ताकि उसका इफेक्ट आपको समझा सकूं। राइट जी, वन बाय वन जी देख लेते हैं जी। सबसे पहले कहते हैं जी पहली गलती क्या हुई। पहले हमने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने कुछ भी और करने से पहले गलतियां ठीक करनी है। तो सबसे पहले जी गलती, सबसे पहली गलती कहता है दी फॉलोइंग एरर्स ऑफ ओमिशन वर फाउंड ऑन a detailed review of the financial statement. ए कहते हैं कुछ आइटम्स जो थी वो इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड ही नहीं हुई, यानी कि ये जो नीचे आपको तीन एरर्स नजर आ रही हैं 1 2 3, ये एरर ऑफ ओमिशन है, यानी लिखी ही नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली बस लिख देंगे उनको। तो उनको देख लेते हैं वन बाय वन कौन सी एरर्स थी जी। सबसे पहली एरर कहता है, सबसे पहली एरर थी फ्री सैंपल कॉस्टिंग ₹25,000 वर सेंट टू पोटेंशियल एंड रेगुलर कस्टमर। जब फ्री सैंपल किसी को दिए जाते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है जी, फ्री सैंपल डेबिट हो जाते हैं, फ्री सैंपल एक्सपेंस होता है, ये सेलिंग एक्सपेंस। फ्री सैंपल जो दिए जाते हैं किसी को, हम फॉर एग्जांपल हमारे पास हम लेस्यूम बॉल पॉइंट्स बनाते हैं या मार्कर्स बनाते हैं, तो हमारे पास कुछ मार्कर्स थी, हमने 25,000 के मार्कर्स जो हैं वो फ्री सैंपल के तौर पर लोगों को बांटे, या किसी जो हमारे कस्टमर्स थे उनको दिए कि यार इसे चला के देखो। राइट जी, तो ये जो होती है ये चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है यानी सेलिंग एक्सपेंस है, तो इसकी एंट्री करते हैं हम सेलिंग एक्सपेंस डेबिट। और चूंकि चीजें दी हैं, इन्वेंट्री भी की है, तो परचेजेस क्रेडिट की जाती है। वैसे तो अगर कैश दिया है तो फिर तो जाहिर है फ्री सैंपल कुछ भी, और जितना खर्चा फ्री सैंपल ऑफ जितना कॉस्ट है
उतनी दे दी आपने। लेकिन जो कि फ्री सैंपल इन्वेंट्री से गया होता है, तो इन्वेंट्री जब कम होगी तो इसका मतलब है परचेजेस भी कम होंगी आपकी। तो इसकी एंट्री क्या होगी जी, ये देखें, सबसे पहली एंट्री जो है आपकी एंट्री नंबर 1 जो नजर आ रही है, ये देखें। इसकी एंट्री चूंकि हमने सिर्फ इसकी कोई ओरिजिनल एंट्री हुई ही नहीं थी, रॉन्ग एंट्री भी नहीं हुई थी, यानी एंट्री ओमिट हो चुकी थी, हम सिंपली क्या कर देंगे, फ्री सैंपल डेबिट परचेजेस क्रेडिट। माइंड यू, ये जो फ्री सैंपल है ये हमारे सेलिंग एक्सपेंस है, इसको याद रखिएगा, राइट जी, ये सेलिंग एक्सपेंस है हमारा। अच्छा जी, या दूसरे लफ्जों में आपको एंट्री ये भी नजर आ सकती है, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट परचेजेस क्रेडिट 25,000 25,000, कहते थे एंट्री नहीं की थी, हमने कर दी, राइट जी। इसका इफेक्ट क्या होगा बाद में देखते हैं, अभी हमने इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट आ जाइए, दूसरी कहता है goods costing rupees 10,000 were taken by the owner for personal use and goods having fair value of a sale value of 2,500 were used for office repairs। दो और इन्वेंट्रीज यूज हुई हैं जी। कहते हैं जी एक तो इन्वेंट्री 10,000 की इन्वेंट्रीज तो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया, ये एंट्री हमने बहुत दफा की जी। अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी बिजनेस से ले जाए तो वो क्या होती हैं, ड्राइंग्स। वो क्या ले गया, अगर कैश ले गया तो एंट्री होगी ड्राइंग्स टू कैश, अगर चीजें ले गया तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स टू परचेजेस। ठीक हो गया जी। तो ये देखें इसकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट। एक तो वो 10,000 रुपए की चीजें ले गया जी अपने पर्सनल यूज के लिए। कहता दूसरा ये हुआ कि हमने अपनी ऑफिस रिपेयर कोई करनी थी, ऑफिस की रिपेयर करनी थी, उस रिपेयर के लिए भी हमने अपनी इन्वेंट्री में से कुछ चीजें ली और उसको रिपेयर कर दिया। फॉर एग्जांपल मुमकिन है आपकी इन्वेंट्री में कुछ कील काबले पड़ी हो, तारें पड़ी हो, आपने वो ली और रिपेयर में यूज कर लिया, राइट, जिसका मतलब है आपकी इन्वेंट्री यूज हुई। तो अगर ये भी होगा तो देखें, ऑफिस रिपेयर एडमिन एक्सपेंस है, तो ऑफिस रिपेयर डेबिट हो जाएगा और उसके बदले में दिया क्या हमने, इन्वेंट्री दी, तो वन सेकेंड इन्वेंट्री जाएगी तो परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगे। तो जहां जहां इन्वेंट्री यूज होगी पीरियोडिक इन्वेंट्री में, जहां जहां इन्वेंट्री यूज होगी उसकी जगह परचेजेस लिखी जाएगी। ठीक है, परचेज इन्वेंट्री खरीदते हुए भी हम एंट्री क्या करते हैं, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, और जब इन्वेंट्री जाएगी भी तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स टू परचेजेस, ऑफिस रिपेयर टू परचेजेस, फ्री सैंपल टू परचेजेस। ठीक है जी। तो यहां पर भी देखें, लेकिन वो कहता है जी यहां पर एक चीज है, कहता है जो चीजें आपने ली हैं ऑफिस रिपेयर में वो हैं कितनी, 2,500 रुपए की। ठीक, लेकिन ये 2,500 रुपए किस पर दिए हैं, फेस वैल्यू, सॉरी सेल वैल्यू पर। जब आप अपनी ही चीज अपने ऑफिस में यूज करेंगे तो उसकी कॉस्ट पर, फॉर एग्जांपल अगर 1,000 रुपए की चीज है तो 1,000 रुपये ही उसकी कॉस्ट लिखी जाएगी एक्सपेंस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि क्योंकि हम इन्वेंट्री को बेचते उसे 20% मार्जिन के ऊपर है, तो हम जब उसे यूज करें ऑफिस रिपेयर में तो यहां पर भी आप सेल वैल्यू पर उसको लगा दें, ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी इन्वेंट्री यूज हो रही है आपके अपने किसी काम में तो वो हमेशा कॉस्ट पर लीजिए। ये बहुत दफा एक्सपेंस इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है आपके यहाँ पर रिपोर्टिंग 1 में भी, आगे रिपोर्टिंग 2 में भी यूज हो जाता है ये, कि अगर आपने कोई इन्वेंट्री अपने किसी काम के लिए यूज की है तो वो हमेशा कॉस्ट पर होगी, और अगर सेल वैल्यू दी है तो आप उसे कॉस्ट पर लेके आएंगे। इसीलिए आप देखें उसने आपको बताया हुआ है ऊपर, देखें मार्कअप, आप उसने बताया जी कि जो आपकी इन्वेंट्री है वो नॉर्मली किस पर बिकती है जी, उसने कहा जी आपकी इन्वेंट्री नॉर्मली बिकती है आपकी कॉस्ट के ऊपर। मैं उसको जी थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये लीजिए, आपकी इन्वेंट्री जो कहता है वो किस पर बिकती है, कॉस्ट प्लस मार्कअप ऑफ 20%, यानी मार्कअप आपका 20%, अगर यानी 1,000 की चीज है तो हम 20% मार्कअप यानी 1,200 की चीज वो बेचते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा यहां पर अब वो ये देखें, हमें अब ये तो पता है कि हमारी एंट्री होनी चाहिए रिपेयर डेबिट परचेजेस क्रेडिट, लेकिन उसने कहा 2,500 रुपए पर, ये 2,500 रुपए नहीं, दरअसल इस 2,500 को हमें, ये देखें ये 2,500 देखें, ये 2,500 दरअसल इसमें 20% मार्कअप शामिल है। इसका मतलब है ये 2,500 अब 100% नहीं है बल्कि 120% है। ठीक हो गया जी। अगर आप इसकी कॉस्ट लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 2,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, तो वो क्या हो जाएगा जी, वो आपके पास आ जाएगी जो इसकी कॉस्ट है। तो अगर ये जो 2,500 थी, अगर इसका मार्कअप और मार्जिन का कॉन्सेप्ट के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आईटीए के कोर्सेज में पढ़ी हुई है जाकर, मार्कअप और मार्जिन पहले पहले चैप्टर में, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर भी वैसे भी ये आपने पढ़ा ही होगा। तो
मार्कअप अप्लाई करके हमने वो जो 2500 की चीजें कहता सेल पर दी थी, हमने अपनी रिपेयर के लिए इन्वेंट्री जो 2500 की यूज की, उसकी कॉस्ट चाहिए थी, वो मैंने कॉस्ट निकाल ली। वो कॉस्ट कैसे निकली जी? वो कॉस्ट पे कहता है जी जो 2500 रुपया आपका था, ये दरअसल 100% है, लेकिन इसमें 20% मार्कअप शामिल था। तो इसको अगर आप यूज करना चाहिए, आपके लिए इसको कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं। तो ये देखें, इसकी कितनी कैलकुलेशन निकली आपके लिए? इतनी कैलकुलेशन निकल जी। इसे मैं मिटा देता हूँ और ये आपके लिए इन्वेंट्री आ गया। हो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ लग गया होगा कि अगर कोई भी इन्वेंट्री आपने अपने अपने यूज के लिए यूज की है, तो वो कॉस्ट पर लिखी जाएगी, उसे सेल वैल्यू पर नहीं लिखेंगे। अगर सेल वैल्यू दी भी हो तो आप उसे कॉस्ट पर लेके आए, इसीलिए आपको मार्कअप या मार्जिन का कॉन्सेप्ट दिया होगा कहीं पर। राइट जी। नेक्स्ट देखें, थर्ड वाली चीज कहते जी एक और एंट्री थी, अनपेड सैलरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, यानी कैरेज इनवर्ड, एक्सपेंसेस पेएबल अमाउंटेड टू ₹20,000 एंड 10,000। कहता है एक तो सैलरीज पेएबल थी और एक ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड भी पेएबल थी। कैरेज इनवर्ड जो परचेजेस में जाकर ऐड होता है, यानी कैरेज इनवर्ड या ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड उस ट्रांसपोर्टेशन या कैरेज को कहते हैं जो परचेजेस के ऊपर आपने पे किया था। आपको याद होगा यही कैरेज इनवर्ड जो ये परचेजेस का ही हिस्सा बन जाता होता है। तो हमने इसकी एंट्री करनी है जी। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री देखें, सैलरीज की अलहदा कर दें और कैरेज इनवर्ड की अलहदा कर दें। सैलरीज अगर पेएबल होती हैं तो एंट्री क्या होती है? सैलरीज डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट। और अगर कैरेज इनवर्ड है तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैरेज इनवर्ड डेबिट या ट्रांसपोर्टेशन डेबिट और पेएबल क्रेडिट। वैसे कैरेज इनवर्ड की जगह आप परचेजेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये परचेजेस का ही हिस्सा बन जाती है। लेकिन अगर आप इसको कैरेज इनवर्ड भी लिखना चाहते हैं बिफोर द टाइम बिंग, तो लिख सकते हैं। तो दोनों को अगर इकट्ठा करके लिखना हो तो देखें, सैलरीज डेबिट 20,000 और पेएबल क्रेडिट, और कैरेज इनवर्ड डेबिट पेएबल क्रेडिट, दोनों को मैंने वैसे इकट्ठी एंट्री कर दी। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इसकी एंट्री होनी थी सैलरीज डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट, कैरेज इनवर्ड पेएबल क्रेडिट। तो मैंने दोनों को अलग अलग से लिखने की बजाय इकट्ठा लिख दिया जी। राइट जी। ये तो उसका सादा एंट्री थी, पेएबल की एंट्री आपने सादा एंट्री ये कर दीजिए। नेक्स्ट कम्स, ये वो एंट्रीज थी तीन जो ओमिट हो गई थी, इन्हें कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। हमने सिंपली उनको लिख दिया, प्री सैंपल टू परचेजेस, ड्राइंग्स टू परचेजेस, रिपेयर टू परचेजेस, लेकिन ये सेल वैल्यू पर दी थी, इसे आप कॉस्ट पर लेके आएंगे। और एक एंट्री उसने कहा था सैलरीज पेएबल और कैरेज इनवर्ड पेएबल थे, वो हमने नहीं लिखे थे, वो भी दोनों मैंने लिख दिए। नेक्स्ट एंट्री बी कहता है एक ओल्ड फर्नीचर आइटम वर सोल्ड फॉर 3,000 एंड एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। द बुक वैल्यू ऑफ दिस आइटम वाज ₹2,000। कहता है जी आपने एक फर्नीचर बेचा 3,000 रुपए का और आपने उसे एज सेल्स लिख दिया, यानी आपने लिखना उसकी एंट्री सेल्स की करनी थी। वो हम काफी दफा अब तो कर चुके, जब नॉन करंट एसेट बेचते हैं डिस्पोजल की एंट्री करनी थी, लेकिन आपने कर दिया उसको कैश टू सेल या अकाउंट्स रिसीवेबल टू सेल। तो मैं इसकी भी ये, चूंकि एंट्रीज ओरिजिनल एंट्री भी चाहिए, आपने इसकी एंट्री करनी थी। देखें चूंकि कैरिंग वैल्यू दी हुई है ना, कहते हैं आपका फर्नीचर था एक 2,000 कैरिंग वैल्यू, चूंकि उसने डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई, तो फिर हम सीधी सीधी एंट्री कर देते होते हैं। एंट्री हम क्या करते होते हैं जी? कैश या रिसीवेबल डेबिट करते होते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर दी हो तो वो भी डेबिट करते हैं। फर्नीचर एट कॉस्ट खत्म करते हैं और गेन या लॉस उसका लिख देते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली कैरिंग वैल्यू लिखते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब क्या होगा जी? रिसीवेबल डेबिट हो गए 3,000 के, यानी हम 3,000 का एसेट बेच दिया और फर्नीचर खत्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू उसने कैरिंग वैल्यू दी हुई थी 2,000 की, तो ज़ाहिर है गेन कितना होगा? 1,000 रुपए का। 2,000 वाली चीज अगर आपने 3,000 की बेच दी है, तो इसका मतलब है आपको 1,000 रुपए का गेन हुआ होगा। एंट्री ये होनी चाहिए थी, कैश डेबिट या रिसीवेबल डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट और गेन क्रेडिट। उसने क्या कर दिया? उसने कहते हैं जी लिख दिया सेल्स डे बुक में, यानी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स एंट्री कर दी। राइट जी। इसका मतलब है अब हमने ठीक करना है जी। देखिए अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट होना चाहिए था 3,000 से, देखिए अकाउंट रिसीवेबल 3,000 रुपए से बिल्कुल ठीक डेबिट हुए, उसको तो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए था 2,000 रुपए से, नहीं हुआ, फर्नीचर को 2,000 रुपए से क्रेडिट करें।
फिर जी गेन को क्रेडिट होना चाहिए था 1000 रुपए थे, देखें गलत एंट्री में नहीं हुआ, उसे भी गेन को भी 1000 रुपए से क्रेडिट करें। ठीक हो गया जी। अब गलत एंट्री में आ जाए, गलत एंट्री में सेल्स गलती से क्रेडिट हो गई, तो इसे क्या करें जी, इसे डेबिट कर दें। ठीक हो गया जी। तो आइए देखें, सेल्स डेबिट होगी 3000 से, फर्नीचर क्रेडिट हुआ 2000 से, गेन क्रेडिट हुआ 1000 रुपए से, दोनों साइड्स हमारी सेम बैलेंस हो गई। तो इसका मतलब है इसमें सस्पेंस की जरूरत ही नहीं थी जी। राइट जी। तो ये भी एंट्री हमारी हो गई, हमें एंट्री करनी चाहिए थी, ये हो गई थी रिसीवेबल टू सेल। अब जो होनी चाहिए थी, ये फर्नीचर और ये नहीं लिखा था, इन्हें लिख दिया, ये गलती से लिखा गया था, इसे खत्म कर दिया, तो ये भी खत्म हो जाएगा जी आपका। अच्छा, इसके इफेक्ट अभी देखते हैं कि बाद में क्या होते हैं, लेकिन पहले एंट्रीज कर लेते हैं जी। नेक्स्ट एंट्रीज, सी एंट्री जी, कहते 24,500 वर पेड टू अ क्रेडिटर, यानी पेएबल को पे किया होगा, अकाउंट्स पेएबल टू कैश एंट्री होनी चाहिए थी, as full and final settlement of an amount of 25,000 and debited to purchases। कहते जी आपने किसी क्रेडिटर को 25,000 रुपया देना था, आपने उसको उसने 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपको, और आपने 24,500 रुपया पे किया, लेकिन गलती से जब एंट्री करने लगे तो आपने पेएबल की पेमेंट की बजाय आपने उसको परचेजेस की एंट्री कर दी, यानी परचेजेस टू कैश एंट्री कर दी। क्या हुआ होगा वो भी देख लेते हैं जी। मैं आपको राइट एंट्री भी करके दिखाता हूं और गलत एंट्री भी करके दिखाता हूं। देखें, आपने किसी के पैसे देने थे, किसी के पैसे देने थे 25,000 रुपए, वो 25,000 तो आपने खत्म कर दिया, उसने कहा 25,000 की बजाय मुझे कितने दे दो, 24,500, मैं 500 आपको डिस्काउंट दे देता हूं। तो हम यही एंट्री करते हैं ना, अकाउंट्स पेएबल पूरी अमाउंट से खत्म हो गया, उसके बदले में उसने दिया क्या जी, कैश क्रेडिट हुआ 24,500 का और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो गया 500 रुपए का। यही एंट्री करते हैं ना, अकाउंट्स पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, इतने से। राइट जी, ये एंट्री होनी चाहिए थी, 25,000 किसी का देना था, उसके लिए हमने 24,500 दिया और डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री कर दी। कहता जी उसने क्या एंट्री कर दी, कहता उसने परचेजेस में डेबिट कर दिया, उसने एंट्री कर दी परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 24,500 24,500, गलती से ये एंट्री हो गई। अब देखें जी, देख लेते हैं जी, अकाउंट्स पेएबल डेबिट होने चाहिए थे 25,000 रुपए से। ठीक हो गया जी, अकाउंट्स पेएबल डेबिट नहीं हुए 25,000 रुपए से, अकाउंट्स पेएबल को तो डेबिट करें सबसे पहले 25,000। नेक्स्ट आ जाए, कैश 24,500 रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था, ये बिल्कुल ठीक हो चुका, इसे तो यहां पर देखें करने की जरूरत, क्रेडिट नहीं है, नहीं नजर आ रहा आपको। नेक्स्ट आ जाए, डिस्काउंट को 500 रुपए से क्रेडिट करना चाहिए जी, डिस्काउंट बिल्कुल जी हमने 500 रुपए से क्रेडिट कर दिया जी। अब गलत एंट्री में आ जाए, यहां पर क्या क्या गलत हुआ जी, परचेजेस को डेबिट होना चाहिए था, नहीं जी परचेजेस गलती से डेबिट हो गई, तो इसे खत्म करने के लिए क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। और कैश हम पहले ही ठीक कर चुके हैं जी, उसको करने की जरूरत नहीं है, कैश तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो चुका है जी। राइट। अच्छा जी, इसका मतलब है जी अब ये एंट्री ठीक होगी हमारी, अकाउंट्स पेएबल जो गलती से जो होनी चाहिए थी अकाउंट्स पेएबल डेबिट 25,000 से कर दिए, कैश ठीक हो चुका था, डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं हुआ था, कर दिया, परचेजेस गलती से डेबिट हो गई थी यहाँ पर, उसे भी खत्म हमने कर दिया जी। राइट जी, तो ये एंट्री ये वाली हो जाएगी, ये भी हमने एंट्री ठीक कर दी जी। नेक्स्ट आ जाए जी, ऑप्शन डी जी, उसकी जो एडजस्टमेंट डी, द सेल्स डे बुक वाज ओवरकास्ट बाय 30,000, ये तो मैंने आपको बताया जी, सेल्स डे बुक परचेज डे बुक जो ओवरकास्ट हो गई है, ओवरकास्ट हुई है तो इसका मतलब है सेल्स ज्यादा लिखी गई हैं, सेल्स को इतने से कम कर, और दूसरी तरफ सस्पेंस लिख, देखें जी ये तो सीधा सीधा सेल्स को 30,000 से खत्म करें और दूसरी तरफ सस्पेंस लिख दें। ये तो एंट्री, जब भी डे बुक से कोई ओवरकास्ट अंडरकास्ट आ जाए तो सेल्स चूंकि ज्यादा लिखी थी इसलिए मैंने डेबिट कर दी, राइट जी, और खत्म कर दिया उतने से। नेक्स्ट आ जाए, द अमाउंट ऑफ रुपीज 67,000 वाज कैरिड फॉरवर्ड इन द परचेज डे बुक एज रुपीज 6,700, दूसरे लफ्जों में परचेज डे बुक 67,000 से लिखी जानी चाहिए थी, गलती से लिखी कितने गई 6,700 की, यानी परचेज डे बुक आपने कम लिखी। वंस अगेन हम कह सकते हैं
परचेज डे बुक वाज अंडरकास्टेड बाय, इन दोनों का जो डिफरेंट है आई थिंक 60,300 रुपया बनेगा। तो परचेज डे बुक इतने से अंडरकास्ट है, ये भी उसके बताने का एक तरीका है कि आपने लिखना था परचेज डे बुक का टोटल इतने का और लिख दिया इतने का। इसका मतलब है वंस अगेन जी, आप परचेजेस डेबिट करें उतने से क्योंकि अंडरकास्टेड है, और दूसरी तरफ सस्पेंस लिख दें 60,300। तो देखें परचेजेस डेबिट हो गई और सस्पेंस क्रेडिट हो गया, दोनों के डिफरेंस है 67,000 माइनस 6700, जितने से कम लिखी थी उतने से मैंने परचेजेस बढ़ा दी। राइट जी, ये एंट्रीज तो हो गई। अब उसकी रिक्वायरमेंट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है, कहते हैं उसने आपको यहाँ पर देखें ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ जी। तो मैं सबसे पहले तो कहता जी इन गलतियों के इफेक्ट मुझे बताएं कि ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर क्या होंगे और नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या होंगे। पहले मैं जरा जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उन दोनों के टोटल लिख देता हूँ। कहता है जी ग्रॉस प्रॉफिट का जो ओपनिंग बैलेंस है जो गलत था, हम वहां से शुरू कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ये देखें जी कितना जी 10,1050, और जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसका कितना 650। राइट जी, मैंने 3 जीरो हटा दिए जी। राइट, अब गलतियां देख लेते हैं जी वन बाय वन और इनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। राइट जी, अब वन बाय, या इसको भी यार 3 जीरो भी लिख ही लेते हैं, कहाँ आप, ये भी 3 जीरो लिख लें और इसके साथ भी 3 जीरो लिख लें क्योंकि नीचे भी उसने सारे काम किए। अच्छा, अब वो कहते हैं जी इन तमाम गलतियों के इफेक्ट बताएं, इसके ऊपर क्या होंगे और इसके ऊपर क्या होंगे। थोड़ा सा मैंने आपके लिए एक छोटी सी साथ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई है। जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि वो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर भी इफेक्ट पूछे और नेट प्रॉफिट के ऊपर भी पूछे, तो देखें आपके सामने यहां पर चीजें सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू जीपी होता है ना जी। ये मैं सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू जीपी, यानी ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जो चीजें ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करेंगी वो क्या चीजें हैं जी, कॉस्ट ऑफ सेल में जो चीजें होंगी या सेल में होंगी। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या मतलब है, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज इनवर्ट, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ट प्लस माइनस परचेज रिटर्न माइनस डिस्काउंट रिसीव्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल यही होती है ना जी, हम जो फाइनेंशियल में डील करते हैं। तो इसका मतलब है सेल या इनमें से कोई भी चीज अगर होगी तो इसका इफेक्ट जो है वो किस पर होगा, ग्रॉस प्रॉफिट पर होगा। और जाहिर है चूंकि ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो इसका इफेक्ट नेट प्रॉफिट के ऊपर भी होगा। तो इस वाले पोर्शन जो ये जो पोर्शन है हमारा, जो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल वाला पोर्शन है, इसका इफेक्ट यहां पर अगर कोई भी चीज हमें मिलती है तो उसका इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर भी होगा और नेट प्रॉफिट के ऊपर भी होगा, क्योंकि जाहिर है जो चीज यहां पर है वो उसका इफेक्ट नीचे ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू यहां पर भी है। हाँ, लेकिन अगर कोई चीज ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे है, यानी सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस है, कोई इंटरेस्ट है, कोई टैक्स है, तो उसका इफेक्ट सिर्फ नेट प्रॉफिट के ऊपर पड़ेगा, उसका उसका तो इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर नहीं जा सकता। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है जी। अब वन बाय वन देख लेते हैं जी कि इनका इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं जी। यहां पर आ जाए जी, सबसे पहले यहां से शुरू हो जाए, और आपके काम की चीज वंस अगेन हम बहुत दफा डिस्कस कर गए हैं, अब करेक्ट एंट्रीज है। सबसे पहली एंट्री अगर आपको याद हो तो हमने एंट्री की थी फ्री सैंपल डेबिट परचेजेस क्रेडिट। देखें फ्री सैंपल डेबिट हो रही है, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स के होंगे, यानी इनकम्स और एक्सपेंसेस के। अगर कोई चीज इनकम या एक्सपेंस डेबिट में है तो वो प्रॉफिट को कम करेगी, और अगर वो इनकम या एक्सपेंस क्रेडिट में है तो वो आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगी, बेशक ग्रॉस प्रॉफिट है बेशक नेट प्रॉफिट है। उसका इफेक्ट बाद में फैसला करते हैं कि कहां जाएगा, लेकिन इसका इफेक्ट डेबिट में बढ़ेगा या कम ही होगा और क्रेडिट में कम ही होगा, क्रेडिट में बढ़ेगा ही। राइट जी, ये ध्यान रखना है आपने, डेबिट में बढ़ेगा क्रेडिट में कम होगा, सॉरी डेबिट में कम होगा क्रेडिट में कम होगा। लीजिए फ्री सैंपल है तो फ्री सैंपल सैंपल क्या है, सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कहां पर फॉल करता है, यहां पर देखें ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे,
इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि जो फ्री सैंपल है, ये जो फ्री सैंपल है, इसका इफेक्ट सिर्फ किसके ऊपर पड़ेगा? इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ पड़ेगा जी यहां पर जी। कितने से है जी? 25,000 से। ये लो जी, इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट के ऊपर पड़ेगा जी। राइट जी। नीचे आ जाए जी, परचेजेस हैं। परचेजेस, ये ले जी, मैं लिख देता हूं परचेजेस। देखिए जो परचेजेस हैं, परचेजेस का इफेक्ट कहां पर पड़ रहा है जी? कॉस्ट ऑफ सेल। इसका मतलब है परचेजेस जो हैं ये ग्रॉस प्रॉफिट को भी इफेक्ट करेंगी और नेट प्रॉफिट को भी इफेक्ट करेंगी। ऐड होनी है या लेस होनी है वो बाद में देखते हैं। तो परचेजेस का इफेक्ट यहां पर भी आएगा और यहां पर भी आएगा। परचेजेस का पहले इफेक्ट तो चूंकि ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर है, परचेजेस क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब है ये ऐड होंगी। तो ये 25,000 परचेजेस वाला ऐड भी होगा और यहां पर भी ऐड होगा, यानी वो ग्रॉस प्रॉफिट का इफेक्ट होगा और इसका भी। इसीलिए देखें, अगर यहां पर इसका गौर करें तो इस एंट्री का इफेक्ट 0 है। अगर आप अपनी बुक में देखें तो उसने सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसके ऊपर उसका इफेक्ट शो किया हुआ है। इसका इफेक्ट यहां पर नेट प्रॉफिट में उसने शो ही नहीं किया हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक दफा ऐड हो रही है, एक दफा माइनस हो रही है। ठीक हो गया जी। तो इसलिए वहां पर इसका इफेक्ट आपको यहां पर नजर नहीं आया जी। आई होप जी ये क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। देखिए ड्राइंग्स का तो कोई लेना देना नहीं होता इसके साथ, इनकम स्टेटमेंट के साथ। किसका लेना देना जी? परचेजेस के साथ। वंस अगेन जी, चूंकि परचेजेस हैं तो मैं परचेजेस का इफेक्ट किसके ऊपर होगा जी? ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर भी होगा और नेट प्रॉफिट के ऊपर भी होगा। कितने से जी? 10,000 रुपए से। चूंकि क्रेडिट हो रही हैं इसलिए दोनों तरफ ऐड हो जाएंगे जी। राइट जी, ये भी इफेक्ट हो गया जी। सिंपली हमने एंट्रीज पहले कर ली हुई थी, अब हम सिर्फ इफेक्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट आ जाए जी, रिपेयर जो है, रिपेयर वंस अगेन इज अ सेलिंग एक्सपेंस। इसका मतलब है ये ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे हो रहा है, तो जो रिपेयर का इफेक्ट है ये तो ऊपर ही होना है। तो इसका मतलब है रिपेयर का इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 20,830। चूंकि डेबिट हो रही हैं इसलिए ये दोनों तरफ इसको मैं इसको माइनस कर देता हूं। रिपेयर डेबिट हो रही हैं और रिपेयर चूंकि सेलिंग एक्सपेंस है, ग्रॉस प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नेट प्रॉफिट को कम कर देंगी, डेबिट हो रही। फिर से आगे जी परचेजेस। तो जो परचेजेस हैं ये आपको पता है जी, सॉरी, जो परचेजेस हैं ये भी मैं लिख देता हूं जी। वंस अगेन परचेजेस मेरी कितनी है जी? 20,300। ये जो 20,083 है, ये चूंकि दोनों तरफ जाएगी तो इधर भी ऐड हो जाएंगी और इधर भी, सॉरी सॉरी, इधर भी ऐड हो जाएंगे जी। राइट जी। ऐड क्यों हो रही हैं? क्योंकि परचेजेस क्रेडिट हुई हैं और क्रेडिट हो गई होंगी तो इसका मतलब है अब ये इनकम बन गई। और परचेजेस चूंकि कॉस्ट ऑफ सेल में है, इसने ग्रॉस प्रॉफिट को भी इफेक्ट करना है और नेट प्रॉफिट को भी इफेक्ट करना है। ठीक हो गया जी। ऐड माइनस कहां से पता चलेगा? एंट्री से। राइट जी। ग्रॉस प्रॉफिट या इधर कहां पर कैसे पता चलेगा? यहां से पता चलेगा। राइट। लो जी, नेक्स्ट आ जाए जी। हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है जी, ये जी सैलरीज में आ जाए जी। नेक्स्ट एंट्री देखिए, सैलरीज जो है, सैलरी एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस है। सैलरी 20,000 से चूंकि डेबिट हो रही, तो इसका मतलब है सैलरीज जो है मेरी, ये मैं सिर्फ और सिर्फ कहां पर जाएगी जी? यहां पर मैं इसे माइनस कर दूंगा। कितने से? 20,000 से। तो इसका इफेक्ट 20,000 से नजर आएगा आपको। राइट, माइनस हुआ हुआ। कैरेज इनवर्ड जो है ये भी डेबिट हो रहा है, इसलिए है तो ये एक्सपेंस, लेकिन ये जाना कहाँ था? ये कहाँ का एक्सपेंस है? यहाँ का। ये देखिए कैरेज इनवर्ड जो है वो क्या है जी? कैरेज इनवर्ड कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड होता है, यानी इसने ग्रॉस प्रॉफिट को कम करना था। तो कैरेज इनवर्ड दरअसल एक्सपेंस है जिसने ग्रॉस प्रॉफिट को भी कम करना है और नेट प्रॉफिट को भी कम करना है। तो मैं कैरेज जो है या ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मेरी 10,000 रुपए से यहां पर भी कम होगी और यहां पर भी कम होगी। राइट जी।
तो सैलरीज सिर्फ एडमिन को सॉरी नेट प्रॉफिट को कम करेगी, लेकिन कैरेज चूंकि कॉस्ट ऑफ सेल से ताल्लुक है ये दोनों तरफ कम करेगी। नेक्स्ट आ जाए जी पेबल, इसका कोई लेना देना भी नेट प्रॉफिट के साथ नहीं है, इसलिए हम इसे इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट आ जाए, ये एंट्री थी हमने एक फर्नीचर बेच के सेल्स में लिख दिया हुआ था, तो इसको भी देख लेते हैं जी। सेल्स हैं जी, सेल डेबिट हो रही हैं, इसको सेल का तल्लक चूंकि ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट के साथ भी है तो नीचे भी तल्लक होगा इसका। सेल चूंकि ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर है ना, इससे ऊपर कोई भी चीज होगी तो वो हमारी इसमें भी लिखी जाए, ग्रॉस प्रॉफिट को भी इफेक्ट करेगी और नीचे नेट प्रॉफिट को भी इफेक्ट करेगी। है कितनी जी सेल्स, ये सेल्स लिख लेते हैं जी, कहां पर गई जी, ये सेल्स हैं जी। तो सेल्स मेरी जो है वो मेरी 30,000 रुपए से सॉरी 3,000 से माइनस कर रहा हूं। क्यों माइनस कर रहा हूं, क्योंकि 3,000 डेबिट हो रहा है, तो डेबिट होगा तो इनकम भी एक्सपेंस बन जाएगा। ये चूंकि ग्रॉस प्रॉफिट को कर रही है, जो ग्रॉस प्रॉफिट करोगे इफेक्ट करेगी वो प्रॉफिट को भी इफेक्ट करेगी। तो मैंने दोनों तरफ से कम कर दिया। नेक्स्ट आ जाए जी, कहते हैं फर्नीचर का आ गया जी। नेक्स्ट फर्नीचर का कोई लेना देना इनकम स्टेटमेंट के साथ नहीं है। नेक्स्ट गेन आ गया जी, तो गेन अलबत्ता जो है ये मेरा, इसे मैं लिख देता हूं जी, गेन मेरा यहां पर मैं लिख देता हूं, लेकिन गेन चूंकि अदर इनकम्स में आता है, इसका सेल से कोई लेना देना नहीं है। ये कहां लिखा जाता है, ये इससे नीचे लिखा जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे अदर इनकम्स में ऐड किया जाता है। तो 1,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ कहां पर लिखा जाएगा, यहां पर ऐड कर दूंगा। इसका तल्लक सिर्फ नेट प्रॉफिट के साथ है, क्योंकि गेन जो है ये सेल में ऐड नहीं होता। इस ये कहां पर लिखा जाता है, ये आमतौर पर ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे लिखा जाता है एज अदर इनकम। तो इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कहां शो होगा। इसीलिए अगर आप बुक में देखें तो वो नेट प्रॉफिट आपको कितना नजर आ रहा होगा, सिर्फ 2,000 रुपए से वहां पर माइनस में नजर आ रहा होगा, जबकि सेल्स -3,000 से नजर आ रही होगी। तो इसका इफेक्ट भी उसने नेट ऑफ करके वहां पर शो किया होगा। राइट जी। नेक्स्ट आ जाए जी, नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं जी। ये वाली एंट्री आ जाए जी, अकाउंट्स पेएबल का तो कोई लेना देना नहीं है। डिस्काउंट रिसीव जो है अलबत्ता इसका तल्लक किसके साथ होता है, कॉस्ट ऑफ सेल के साथ। ये देखें डिस्काउंट रिसीव्ड क्या करती है जी, डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसे बढ़ाती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल को कम करती है ना। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो है माइनस हो रही है, माइनस हो रही है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को मैं जी लिख देता हूं, ये हमारी इनकम हो जाएगी। क्योंकि वैसे भी यहां से भी पता चल जाना था, क्योंकि क्रेडिट हो रही है, तो ये 500 रुपए से इसका मतलब है यहां पर भी ऐड होगा। इसने ग्रॉस प्रॉफिट को भी बढ़ाना है और इसने इसको भी बढ़ाना है जी। राइट जी। नेक्स्ट आ जाए जी, परचेजेस हैं। वंस अगेन परचेजेस का तल्लक भी चूंकि किसके साथ है जी, परचेजेस का तल्लक भी इस वहीं से कॉपी करके ले लो। परचेजेस भी 24,000 से क्रेडिट हो रही हैं, इसका तल्लक भी जाहिर है जी दोनों तरफ, यहां पर भी लिखा जाएगा और यहां पर भी लिखा जाएगा जी। 24,500 24,500 बढ़ाएगी। क्यों, क्योंकि है परचेजेस वैसे तो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाती है, लेकिन चूंकि परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं तो इसने ग्रॉस प्रॉफिट को भी बढ़ाया होगा और नेट प्रॉफिट को भी बढ़ाया होगा। यही परचेजेस अगर डेबिट में होती तो ये माइनस हो जानी थी। नेक्स्ट आ जाए जी, सेल्स है जी, सेल्स डेबिट हो रही हैं 30,000 रुपए से। तो जो सेल्स डेबिट हो रही हैं 30,000 रुपए से, इसका मतलब है ये तो अलबत्ता सेल्स को मुझे माइनस करना पड़ेगा जी, क्योंकि डेबिट हो रही। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और इसे ही मैं कॉपी करके इधर भी लिख देता हूँ। राइट जी। सेल्स गलती से वो ओवरस्टेटेड थी, ओवरस्टेट को कम करने के लिए जाहिर है ग्रॉस प्रॉफिट भी कम करेगी और नेट प्रॉफिट को भी कम करेगी, क्योंकि सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाले मार्जिन में पाई जाती है। नेक्स्ट आ जी, परचेजेज हैं आपकी। तो परचेजेज 60,300 से डेबिट हो रही हैं, इसका मतलब है परचेजेज 60,300 से अगर डेबिट हो रही हैं तो ये आपके इसको भी कम करेंगी और उतने से ही आपकी नेट प्रॉफिट को भी कम
करेंगे। परचेजेस चूंकि अंडरस्टेटेड थी, जितने से अंडरस्टेटेड थी उतने से हमने उसको दोबारा लिख देते हैं जी, उतने से बढ़ा दिया था 60,300 रुपए से जी। राइट जी। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, हमने सारी इसकी जितनी थी वो कर दी। अब इसका टोटल कर लेते हैं जी। जो नेट प्रॉफिट है वो होना चाहिए 5,62,700 का, और जो ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए ये होना चाहिए जी 100,8783 राधा, सॉरी जी 83। राइट जी, ये इनके जो करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट होने चाहिए जी। लें जी, हमने अपना जो काम करना था वो सारा कर दिया आपके लिए। आई होप अब आपको ये समझ लग गई होगी कि ये वहां पर बुक में कैसे क्वेश्चन हुआ है। थैंक यू वेरी मच जी, इसे गौर से देखिएगा, अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये भी देखें, इसका भी इफेक्ट वहां पर जीरो नजर आता है जी। ये वाला रिपेयर वाला जो मामला है ना, वहां पर ये भी इफेक्ट आपको जीरो नजर आया होगा वो नेट प्रॉफिट में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नजर आता है, तो ये भी इस वजह से जीरो वहां पर नजर आया होगा। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच जी, खुश रहें, जीते रहें। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज। You can ask me about any queries at my mobile number, WhatsApp number 0300 8434 941. Thank you very much. Assalamu alaikum.